इंतजाम केला बजिया इंतजाम केला बजिया हाँ जमा दे बेटे देखा शटर गिरवा लिया शटर गिरा दे ये बेटा शटर गिरा लिया हम तो जाते हैं उधर हाँ हटेगा सामान सब फैला है घर में। तो कल परसों काम बहुत तेजी से आए, खर्चा बहुत जाना का है सामान लेना। चाबी आया ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जनतंत्र, जो कि हम पहले से ही पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें छूट गई थी तो हम उस चीज़ को बताने वाले, कहीं ना कहीं क्लास हमारी नहीं हो रही थी। आज हम क्लास करने वाले फिर से नर जनतंत्र को हम आज पढ़ने वाले, जिसमें से हम कुछ चीज़ें आपको पहले से ही बता चुके थे कि नर और मादा की पहचान कैसे की जा सकती है, लैंगिक और अलैंगिक ये सब चीज़ें क्या हम बता चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया अगर नर जनतंत्र तो क्या आपको इसी प्रकार से लिखना है। नर में यहाँ समझिएगा केवल आप लिखने का तरीका आज हम समझेंगे। बस केवल यहाँ पर हम केवल लिखने का तरीका आज केवल देखने वाले, ना कि कुछ डायग्राम नहीं जाने वाले, केवल हम लिखने का तरीका देखेंगे। बस किस आधार पर क्या है चीज़ें, क्या मेन चीज़ें, मेन चीज़ों को पढ़ने वाले। तो नर की बात की है, नर प्रजनन तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है, समूह होता है, यानी कि बहुत सारे अंग जनन में भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि योगदान होता है। जैसे कि कोई हम खाना भी खाते हैं तो खाना के पाचन तंत्र बोला जाता है, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। उसी प्रकार नर में भी देखा गया है कि जनन करने के लिए बहुत प्रकार के अंगों का एक समूह होता है, जो शरीर के बाहर व अंदर की ओर स्थित होते हैं। ये सब सामूहिक रूप से जब मिलते हैं तो क्या बनता है, नर जनन तंत्र मिलता है। वही परिभाषा लिखी गई है, नर में कुछ अंग शरीर के अंदर और बाहर कुछ अंगों का समूह। ठीक, नर में कुछ अंग शरीर के अंदर हैं, कुछ शरीर के अंदर है, कुछ शरीर के बाहर है। बाहर जैसे कि वृषण देखा गया, बाह्य जननांग भाग देखा गया। कुछ अंग समूह में जो कुछ अंगों का समूह जो जनन में कार्यरत है, केवल जनन से ही कार्यरत है। इन अंगों का समूह नर प्रजनन तंत्र कहलाता है। ये परिभाषा आपको लिख लेना है। फिर देखा गया है, यह दो प्रकार से समझा जा सकता है। नर जनन तंत्र को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं, या और भी प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार, लेकिन हम दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार के मुख्य अंग माने जाते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के मुख्य अंग माने, तो विजुअली देखा जाए तो एक ही अंग माना जाता है, लेकिन दो एक देखिए, जैसे कि अभी देखिए, दो मुख का मतलब कि जो जन्म देता है उसे मुख तो नहीं मार, जो पालन करेगा उसे भी मुख तो नहीं मार सकते, यानी कि दोनों को इसी प्रकार कर दिए दो माने जाते हैं। लेकिन मुख्य अंग केवल एक ही माना गया, वृषण माना गया। ध्यान समझिएगा, यहाँ दो प्रकार के अंग माने जाते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बोल दिया गया, ठीक, कैसे पढ़ना है मुझे, ठीक, आपको इतना लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, एक होंगे क्या होंगे सहायक अंग, और एक होंगे मुख्य अंग। यानी कि मुख्य का मतलब एकदम मुख्य, जो मुख्य है, ठीक, वही मुख्य दो अंग माने, यानी कि एक सहायक अंग होंगे और एक मुख्य अंग होंगे। और सहायक अंग में भी यहाँ पर कौन कौन मुख्य माना गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि मुख्य अंग माने गए, तो यहाँ पर मैंने किस आधार पर लिया, यहाँ पे मैंने वृषण को लिया है और मैंने बाह्य जननांग भाग को लिया। बाह्य जननांग भाग को लिया। ठीक, ये दो मुख्य अंग माने गए हैं यहाँ पर देखा है। ठीक, लेकिन सहायक अंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे अंग माने, लेकिन मेजरली जो हमारा संस्कृत टिकट है उसके आधार पर मैंने ये माना है। ठीक, लेकिन आपको कैसे लिखना है, या दो प्रकार से समझा जाता है, सहायक अंग क्या है और एक मुख्य अंग क्या है। तो मुख्य अंग क्या है आपका वृषण हो गया। ठीक, आपको इससे हेडिंग डालिएगा, नंबर एक क्या हो गया सहायक अंग, फिर क्या डालिएगा मुख्य अंग में ये वाला डालिएगा। आपको लिखना है, मैं भी केवल बताऊंगा बस। सहायक अंग, सहायक अंग जैसे क्या हो गया, कुछ प्रकार की नलिका, सहायक नलिका, यानी कुछ ऐसी नलिकाएं हैं जो मतलब कि कुछ ऐसे अंग हैं जो नलिका के रूप में जो क्या करते हैं, जनन में सहायता करें। जनन में सहायता क्या करेंगे, बस शुक्राणु को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बस हो गया। ये सहायक नलिका अब तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो वे शुक्राणु जो है वो क्या है, एक प्रकार की कोशिका, उसको भी पोषण चाहिए। उसके लिए क्या होते हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं जो उसको पोषण देने के लिए व उसके पथ को सुगमता बनाने के लिए, आगे जाने के लिए और थोड़ा सा लचीला करते हैं। सहायक ग्रंथियां हो गई, और भी कुछ नहीं चीज़ें, बस दो ही चीज़ें यहाँ पर मिली हैं बस। और सबसे लास्ट वाला क्या होता है कि बाह्य जननांग भाग, लास्ट स्टेज, यानी कि शुक्राणु लास्ट स्टेज, यानी कि कहाँ होते हैं, बाह्य जननांग भाग। बाह्य जननांग भाग, यानी बाह्य जननांग भाग में क्या था, शिशन। ठीक, शेष नहीं, यानी कि बाह्य जननांग भाग क्या है, शिशन। ठीक, शिशन का दो कार्य करना होता है। ठीक, एक मूत्र त्याग है, एक मूत्र त्याग, और एक स्पर्म यानी सीमेन त्याग।
सीमेन का ट्रांसपोर्ट फीमेल बॉडी में, सीमेन का ट्रांसफर यानी वीर का ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण किसके फीमेल बॉडी के अंदर, बस दो ही केसेस है। तो यहाँ पे देखा बाह्यजननांग भाग सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियाँ और वृषण में आपको हम बता ही रहे हैं, कुछ चीजें बताएंगे वृषण के बारे में आपको कैसे लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, यहाँ दो प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर एक, चाहे सहायक अंक को पहले लिखिएगा चाहे मुख्य अंक को लिखिएगा और इन दोनों को लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में आता है डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के आप समझाकर आप नंबर अपना ले सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं समझ लगे, समझदार में जरूरी चीज़ है, ठीक। सहायक अंक क्या, सहायक अंक, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथियाँ, मुख्य अंक और वृषण। तो हम पहले पढ़ते हैं सहायक नलिका क्या होती है, सहायक ग्रंथियाँ क्या होती है, ठीक। हम सबको साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जो ये है ये शरीर के क्या है, बाहर है, ठीक। ये शरीर के क्या है, एकदम से बाहर है। ऐसा भी एक प्रकार का सहायक ही माना गया है, ये भी अंग सहायक है जो शरीर के बाहर है। हम क्या पढ़ेंगे, शरीर का पूरा पढ़ेंगे, सहायक नलिका क्या है, वृषण क्या, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले एक लगातार, ठीक। तो हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये सब चीज़ें पढ़ना है, आपको लिखने का तरीका आपको खुद से करना है, लिखने का तरीका हम नहीं बताने वाले हैं, आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है ये आप खुद से जानो, समझे कि नहीं। सहायक नलिका मैंने बोला कि आपको जब भी लिखना होगा सहायक अंक डालिएगा नंबर 1, फिर मुख्य नलिका, फिर जितने हम सहायक नलिका में नलिका बताएंगे उन सभी नलिकाओं का नाम लिखिएगा, उनमें 2-3 पॉइंट लिख दीजिएगा, बस सहायक नलिका क्या क्या है, ठीक। नर जनन तंत्र में सहायक नलिकाएं कौन कौन से आप उसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, लिखिएगा, हम बता रहे हैं आगे की चीज़। जल्दी से हम खत्म करते हैं। चलो, सहायक नलिका हम क्या देखने वाले हैं, सहायक नलिका, सहायक नलिका पहले देखेंगे सबसे पहले, ठीक। तो सहायक नलिका में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, शुक्रजनक नलिका। क्या देखने वाले हैं, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका को हम सबसे पहले क्या देखेंगे, शुक्रजनक नलिका। सबसे पहली नलिका क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुलर शुक्रजनक नलिका। हम इस नलिका के बारे में जानने वाले हैं। यह नलिका में शुक्राणु बनाने वाली कोशिका होती है। यानी इस नलिका के अंदर क्या है, कौन सी कोशिका, शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका ये शुक्रजनक नलिका 1.2.3 यह नलिका वृषण पालिका में पाई जाती है। यानी वृषण पालिका में यह नलिकाएं पाई जाती हैं। कहोगे सर वृषण पालिका क्या है, इतना कंफ्यूज मत हुआ, केवल जितना लिख दिया जाए उतना भी समझिएगा, बस सब समझाएंगे डायग्राम के साथ, आप केवल बने रहिएगा तभी समझाएगा, ठीक। अभी हमें कोई भी चीज़ सभी को यहाँ पे नहीं बताने वाली। वृषण पालिका के अंदर पाई जाती हैं और संख्या से 1 से और 3 हो सकती है, 1 से 3 हो सकती है। और 4 नंबर पे आप क्या कर दीजिएगा, 4 नंबर पर इसमें एक प्रकार की और कोशिका होती है, इनमें एक अलग प्रकार की कोशिका होती है जिन्हें लीडिंग कोशिका या नर्सिंग या अंतराली कोशिका कहते हैं। इस कोशिका से क्या निकलता है, इस कोशिका से क्या निकलता है, हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। बस इतना आपको लिखना है इसके बारे में। शुक्रजनक नलिका क्या है, यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्रजनक नलिका के अंदर बनते हैं। और फिर पूछा गया है कि कौन नलिका में बनते हैं, कौन सी कोशिका बनाती है, क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मिलेंगी, घबराइएगा नहीं, सब चीज़ें मिलेंगी। कहो तो अभी बता दें, चलो अभी बता देते हैं कौन कौन सी कोशिका को यहाँ पे बोला है मैंने। ये नलिका में शुक्राणु बनाने वाली कोशिका, तो कौन सी कोशिका होती है, नाम आ गया, ठीक।
तो क्या बोला जाता है, नर जन्म कोशिका। कौन सी? नर जन्म कोशिका, स्पर्मेटोजेनेसिस सेल। फिर क्या बोला गया, सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। फिर क्या हो गया, लीडिंग कोशिका। आपको इतना शब्द भी याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। यानी कि ये कोशिकाएं शुक्रजनक नलिका के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं देखी जाती हैं, ठीक। नरजन्म कोशिका जो शुक्राणु बनाएंगी, सर्टोली कोशिका जो शुक्राणु को पोषण करेंगे, लीडिंग कोशिका जो प्रेरित करेंगे किसको, नरजन्म कोशिका को शुक्राणु बनाने के लिए। यानी लीडिंग कोशिका से क्या निकलेगा, हार्मोन जो प्रेरक होते हैं। अब प्रेरक होंगे तो किसको कहेंगे, नरजन्म कोशिका कहेंगे भाई चलो भैया करिए, समझे कि नहीं। अब इसको कौन प्रेरित करने वाले, एल एच हार्मोन। कहाँ से मिला, पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो सब चीज़ नहीं पढ़ना, अभी करेंगे बाद में। तो ये था शुक्रजनक नलिका। आगे खत्म करते हैं, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, थोड़ा साइड में डाल रहे हैं। लीडिंग कोशिका है, यानी कि सहायक नलिका में हमने किसको पढ़ लिया, शुक्रजनक। फिर शुक्रजनक नलिका को पढ़ा, फिर दूसरी आती है वृषण जाल। सहायक नलिका है, सहायक नलिका है, ठीक। क्या है सहायक नलिका है, वृषण जाल। ठीक, वृषण जाल में शुक्रजनक नलिका आपस में संलहित होकर वृषण जाल का निर्माण करती है। शुक्रजनक नलिका आपस में संलहित होकर, शुक्रजनक नलिका आपस में संलहित होकर या मिलजुल कर या उसी में राउंड शेप में घूम टहर कर क्या बनाती हैं, वृषण जाल बनाती हैं। तो एक जाल सा बनाती हैं और जाल वृषण के अंदर ही है। यानी जितनी नलिकाएं पढ़ रहे हैं सब वृषण के अंदर है, प्राथमिक अंग में ही है। और वहाँ मिलकर क्या बना रही, एक जाल सा बना रही थी, बोला गया वृषण यानी रेटेड टेस्टिस। अब तीसरे पे आता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहक ध्यान रखिएगा, वृषण जाल से, वृषण जाल से शुक्राणु को अधिवृषण तक पहुंचाते हैं, अधिवृषण तक पहुंचाते हैं। बस वृषण जाल से शुक्राणु को अधिवृषण तक पहुंचाते हैं। अब 3-4 पे आ गया अधिवृषण, यह वृषण के बाहर वाला भाग है। यानी वृषण के, यानी कि ये क्या है, वृषण तो वृषण के बाहर नलिका आ गई, क्या कि बाहर आ गई। बता दो अगर बाहर आ गई तो कहीं ना कहीं अब आगे जाने वाला सिस्टम, चीजें आगे होने वाला सिस्टम। देखो अधिवृषण, अधिवृषण यह वृषण के बाहर होता है, यह शुक्राणु को स्टोर करता है, स्टोर करता है। यानी जो शुक्राणु बन रहा था शुक्र नलिका में, आगे जाएंगे वृषण जाएगा, वृषण जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका से अधिवृषण जाएगा, इकट्ठे होकर स्टोर हो जाएंगे, ठीक समझे कि नहीं। और यह आगे शुक्रवाहिनी नलिका में, और यह आगे शुक्रजनक नलिका में विभक्त होता है, विभक्त होता है। चलो, यानी जो अधिवृषण था, जो अधिवृषण अपना था, वो आगे चलकर कौन सी पत्ती से नलिका में बन गया, जिसका नाम क्या, शुक्रजनक, शुक्रवाहिनी। क्या नाम है, शुक्रवाहिनी, ठीक। वो शुक्रवाहिनी यानी कि ये क्या हो गया, अधिवृषण हो गया, जो आगे नलिका पतली सी हो गई शुक्रवाहिनी है, ठीक। 2 होते हैं, समझे कि नहीं। यानी कहीं ना कहीं हमने शुक्रवाहिनी को भी पढ़ ले रहे हैं क्या, ठीक। शुक्रवाहिनी को, शुक्राणु को ले जाने वाली वाहिनी को शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्राणु को ले जाने वाली उत्तेजना के दौरान शुक्राणु शुक्रवाहिनी की ओर से जाते हैं, ठीक। शुक्रवाहिनी डक्ट से आगे की ओर जाते हैं मादा पत्र तक, ठीक। यानी यहाँ से निकलते हैं तब आगे की ओर जाते हैं उत्तेजना के दौरान, ठीक। ये चीजें शुक्रवाहिनी बताएंगे, सब आगे मिलेगा। अब केवल एक चीज रहेगा, ग्रंथि हो गया, ठीक है। अब सहायक ग्रंथियां भी क्या क्या पढ़ना है, सहायक ग्रंथियां में
सहायक ग्रंथि, 3 ग्रंथियां हैं का ऊपर ग्रंथ लिखते हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट का ऊपर शुक्राशय। शुक्राशय क्या करती है, ये हल्के पीले रंग व क्षारीय द्रव का श्रावण करती है या सीमेन का या सक्रिय प्लाज्मा, सक्रिय प्लाज्मा प्लाज्मा का 60% भाग बनाता है और फ्रक्टोज शर्करा होती है। फ्रक्टोज शर्करा होती है, याद रखना। फ्रक्टोज शर्करा थोड़ा सा बताने का जरूरी है क्योंकि कंडीशन होता है, जब रेप केस होता है ना, तो रेप केस में देखा जाता है कि आखिर क्यों माना जाए कि रेप किसी मतलब किसी महिला का साथ रेप केस हुआ, तो मादा जनन पथ तक फ्रक्टोज शर्करा नहीं पाई, मादा जनन पथ में फ्रक्टोज शर्करा कहीं पर भी नहीं पाई जाती। तो नर के अंदर पाई गई, अगर उसके अगर कोई भी लड़का किसी लड़के के साथ या गैंग रेप किया, अगर रेप किया तो वह अंतिम स्टेज तक जाएगा, यानी कि सीमेन को रसक्लित कर ही दिया जाएगा अंदर की ओर। तो इसलिए वो पहचान लगाने के लिए किया जाता है इसे फ्रक्टोज शर्करा। तो प्रोस्टेट को देखने वाले हैं या सीमेन का, या सफ़ेद रंग दुधिया या सफ़ेद द्रव का श्रावण करती है, गंधहीन। कैसा होता है गंधहीन द्रव, कैसा वो गंधहीन द्रव होगा, या 25% भाग बनाती है किसका, सक्रिय प्लाज्मा का। सक्रिय प्लाज्मा का कितना परसेंट, 25% भाग बना रही हैं, या 15% भाग बनाती हैं। 2 होती हैं, यानी एक जोड़ी होगी, एकल होती है, एक होगी, ये कितनी होगी, 2 होगी, ये भी 2 होगी, यानी सक्रिय यानी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, 1 होती हैं, 2 होती हैं। बस ये 15% किसका बना रहे हैं, सक्रिय प्लाज्मा, यानी कितना परसेंट, सक्रिय प्लाज्मा। बस ये सक्रिय प्लाज्मा का कितना परसेंट भाग बनाते हैं, जो सिसन पर पसंद होते हैं अंदर की ओर, सिसन के अंदर की ओर, तो सिसन के अंदर की ओर होती है मटर के दाने के समान, बस इतना समझना है। यानी कहीं ना कहीं हमने ग्रंथियाँ भी पढ़ ली है, हो गया ये सब खत्म चीज़ें। ये शुक्राशय देखिए, अच्छा ये सीमेन बार बार आ रहा है, बहुत अच्छी कंफ्यूज करना सीमेन, इसे ही बोल क्या बोला था, वीर्य बोला था, ठीक। इसे क्या बोला था, वीर्य, सीमेन, इसे ही वीर्य बोला जाता है, ठीक। यानी वीर्य क्या, ऐसा प्लाज्मा, यानी ऐसा प्लाज्मा जिसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, नई कोशिकाओं को जीवित यानी कि नई कोशिका बना देती है, यानी एक नया जीव बनाने वाले ही वह मतलब ऐसा प्लाज्मा है, क्या एक तरल है, ठीक है। यह क्या वीर्य क्या है, तरल है, और इस तरल में क्या है, शुक्राणु है, और इस सीमेन को हम जैविक तरल बोलते हैं, यानी ऐसा तरल जिसमें जीवित कोशिकाएं हैं, ऐसा तरल जिसमें जीवित कोशिकाएं हैं। बहुत से तरल हैं जीवित कोशिकाएं, लेकिन यहाँ पर भी तो है, तो शरीर से निकल रहा है तो जीवित है, ठीक। लेकिन यही कोशिकाएं क्या होती हैं, अगुणित होती हैं, क्या होती हैं, अगुणित होती हैं, और यह एक नई जीव बनाने के लिए उत्तरदायी, या एक नया जीव बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कहीं ना कहीं जैसे पेच और होल्डर देखा जाता है ना, तो इससे हो गया पेच, जैसे कि ध्यान समझिएगा, यानी ये कोशिकाएं किसी न किसी कोशिकाओं से मिलने के लिए ही बने होते हैं, ठीक। इसे अगर देखा जाए, जैसे क्या हो गया, अंदर का सिसन हो गया, और क्या हो गया, मध्यजनन पथ, जैसे कि यहाँ पे क्या मेल खाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर मेल खाया, उसी प्रकार जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं, यानी मादा से जो बनता है अंडाणु, जो नरसंता शुक्राणु, उनका दोनों का भी मेल खाया जाता है, ठीक। ये बातें तो इतना याद पड़ेगा, जैविक तरल हो गया। बाकी हम आज थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा भी कम था, बाकी आप लिखिएगा, बाकी कभी दिन जैसे मन होगा इसे पसंद फिर से समझा देंगे इसे।
थोड़ा डीपली में। बाकी आज थोड़ा सा क्लास चलाने का भी इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आज बहुत दिन बाद पढ़ा रहे हैं। तो ये था आपका, और कहो तो विषण पढ़ लेंगे। विषण हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, बस विषण थोड़ा सा देखेंगे, बस कहीं ना कहीं इसको भी लिखिएगा और विषण को थोड़ा देखेंगे बस। यानी शुक्राणु जिस तरल में रहते हैं उसे शुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि जब शुक्राणु शुक्राणु तक थे तो ठीक था, बाकी हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपको कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक। ये मान लीजिए क्या है, ये वृषण है, ठीक। ये वृषण है, ठीक। प्राथमिक अंग या मुख्य अंग, ठीक। मैंने मान लिया ये क्या है, वृषण, ठीक। वृषण कहाँ पे होते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं। ऐसे डबल होगा ना भाई, डबल होते हैं ना। इस वृषण कहाँ होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं। यानी वृषण कहाँ पे होंगे, वृषण कोश में। चलो हमें एक को ही तो पढ़ना है, क्या दोनों को बार बार पढ़ाएंगे, वही चित्त है, वही का सिस्टम, ठीक। सिस्टम फाड़ देंगे, समझ रहे हो ना। वृषण वृषण कोश के अंदर होते हैं, ठीक। तो वृषण के अंदर क्या होने वाला, ठीक है। वृषण के अंदर क्या होते हैं, वृषण पालिका होती है। क्या होती है, वृषण के अंदर क्या होते हैं, वृषण पालिका होती है, ठीक। और ये क्या है, वृषण पालिका। यानी वृषण पालिका ये है, तो एक वृषण में कितनी वृषण पालिका, 250। यानी एक वृषण में ये जो डब्बे आपको दिख रहे हैं कितने थे, 250 करीब, ठीक है। ये सबसे बड़ी ट्रेन है, याद रखना। ये सब क्या है, अब बता दो आप। ये क्या है जो दिख रहे हैं आपको, मतलब आपको कैसे दिख रहा है, आपको अजीब सा दिख रहा है क्या। हम लोग थोड़ा सा नली के रूम बता देते, आप लोग तो कहीं जानते हो, इतने समझदार हो कि आप शुरू कभी समझोगे ही नहीं। ये क्या है बताओ आप। ये चल ऐसे चल भाई, चल चल, तू भी चल, तू भी चल। यानी जो यहाँ की हम जो बनाए आपको तीन तीन रेखाएं बनाए, तीन तीन चार चार रेखा, तीन ही तीन ही रेखा, क्या है ये, शुक्र जनक नलिका। यानी कितने हैं, 1 2 3, ठीक। तीन से ज़्यादा नहीं पाई थी, ठीक। 3 पाई गई। और ये आगे चलकर कहते हैं सन्निहित होकर क्या बनाती है, वृषण जाल। क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, वृषण जाल। अब वृषण जाल से कुछ डॉक्टर बाहर की ओर निकलते हैं, जो अधिवृषण में खुलते हैं। कहाँ पे खुलती हैं, अधिवृषण में खुलती हैं। वो अधिवृषण में खुलेंगे, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ शुक्रवाहिनी होती है। हम पढ़ेंगे कल। बाकी आज पढ़ने का हमारा थोड़ा सा इरादा नहीं, बाकी कल पढ़ने वाले हैं। जो भी आपको समस्या हुई हो उसके लिए क्या किया जाए, बाकी अब अगर लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ही होगा, ठीक। अभी थोड़ा सा मन नहीं कह रहा पढ़ने का, बाकी कल पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन बड़ा संघर्षमय है, और इस जीवन में तो चलते हैं। जो भी समस्या होगी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको बताया जाएगा या नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि बोर्ड में पढ़ाने थोड़ा समस्या कम हो रहा है, ठंडी पड़ रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीचिंग टेबल लाएं। मतलब टीचिंग टेबल का, टीचिंग टेबल होगा पढ़ने का तरीका, यानी कि वहाँ से टीचिंग टेबल से पढ़ाएं। यानी कि जो कैमरा होगा कई बार ऐसे सिर्फ अपने नोट्स से ही पढ़ाएंगे, मतलब कि सीधा हाथ से लिखित बताएंगे किस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार नहीं। आप अगर उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से लिखा जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड में बताना, खड़े होना बताना, कुछ डर लगना, कैमरा होना, बड़ा दिमाग खराब होता है। हो ही नहीं बात।